प्रणाम। जय ओशो, जय अरुण स्वामी, जोजस। मित्रों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ फैक्ट्स रखे आप लोगों के सामने में और फिर उन फैक्ट्स का एनालिसिस किया और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश किए कि ओशो की जो मृत्यु थी वो स्वाभाविक मृत्यु थी या फिर उनका हत्या किया गया था। और उन सारे फैक्ट्स का एनालिसिस करने के बाद में अंत में हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे थे कि उनका हत्या ही हुआ था। ज्यूरिस्प्रूडेंस में किसी को अपराधी करार करने के लिए दो फैक्ट्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक है एक्टस रिया, एक है मेंस रिया। एक्टस रिया का मतलब हुआ कि आपराधिक कार्य हुआ होना चाहिए, अनुमान के भर पर उसका हत्या हुआ होगा ये नहीं होता है, होना ही चाहिए। जो लाश है वो मिलना ही चाहिए, जिस चीज़ से उसकी हत्या हुई है वो हत्या का जो औजार है वो मिलना ही चाहिए। ये हुआ एक्टस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है कि सिर्फ वो कार्य करने से नहीं होता है, क्यों वो कार्य किया गया, मनसाय क्या था, कारण क्या था। तो इस तरह से ओशो का हत्या हुआ था ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्थापित किया, जो कि एक्टस रिया था। अब मैं इस वीडियो में ये प्रयास कर रहा हूं कि मेंस रिया भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करूं, यानी मनसाय, कारण, क्या वजह हो सकता है उस हत्या का। तो आइए, आज भी मेरे पास कुछ इस तरह के अनुमान हैं, कुछ फैक्ट्स तो ना कहें उसे अभी, कुछ प्रिजम्पशंस हैं। उन सारे चीज़ों का हम लोग एनालिसिस करें। पहली बात उनके हत्या के कारण का ये हो सकता है कि जो अथाह संपत्ति ओशो के नाम पे था, नाम पे तो ना कहें लेकिन वो था तो ओशो का ही, तो उस संपत्ति को हथियाना एक कारण हो सकता है और वो आजकल देखा भी जा रहा है। ओशो पर जब ओवरस्टे का आरोप लगा और अमेरिका में उन्हें जेल जाना पड़ा, तो वहाँ से निकलने के बाद रजनीशपुरम जो ओरेगन में था, ओरेगन का रजनीशपुरम को बेच देने की बात आई और ये जिम्मेवारी जयेश को मिला, जिसे कि उसने अपने गुर्गों के सहयोग से बेचा। और कहा जाता है कि उन दिनों लगभग 40 साल के लगभग 35-40 साल पहले जब उस संपत्ति को बेचा गया तो उसका कीमत उस समय में $18 मिलियन था। जरा सोचिए, 35-40 साल पहले का $18 मिलियन। फिर ओशो जब पुणे आए तो उस समय में 5 एकड़ जमीन पे आश्रम था। जब वो पुणे आए तो उसमें 30 एकड़ और जोड़ा गया और वो 35 एकड़ का हो गया कुल जमीन। अब ओशो के रहते ही $18 मिलियन जयेश के हाथ में आया। क्या हुआ, वो पैसा कहाँ गया, किसको मालूम है। वो पैसा जयेश अपने साथ में ही रखा
दिया नहीं वो आश्रम में, दिया नहीं वो ओशो को, वो अपने साथ रखा उस पैसे को। जो भी आश्रम से आमदनी होता था वो जयेश के पास ही जाता था। उन दिनों ओशो थे, खुद अपने शरीर में थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद तो वो संपत्ति अकेले तो जयेश का नहीं हो सकता है, किसी सूरत में नहीं हो सकता है। उस संपत्ति पे तो हर सन्यासी का उतना ही हक है। अच्छा, ओशो का महापरिनिर्वाण के बाद 90 से ज़्यादा, लगभग 95-96 कहा जाता है, रोल्स रॉयस कार था। रोल्स रॉयस कार कोई शोरूम में नहीं बिकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी शोरूम में जाएं और रोल्स रॉयस ख़रीद लें। उसके लिए आपको बजाबते ऑर्डर देना होगा, कुछ वक्त लगेगा, आपसे वहाँ डिस्कशन होगा, उसमें अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए आपको, उस हिसाब से रोल्स रॉयस तैयार होता है। तो 90-96 के लगभग में, जो 90 से ऊपर जो रोल्स रॉयस कार था, जो कि आज भी और उन दिनों भी विश्व का सबसे महंगा कार में आता है, वो क्या हुआ? वो सारा कुछ बेच दिया जयेश ने। जो जेट प्लेन्स थे ओशो के, वो क्या हुआ? वो सारा कुछ बेच दिया। ओशो के जो कपड़ा था जिसपे वो डायमंड लगा हुआ, वो टोपी, वो घड़ी, देखने से ही कितना कीमती लगता था, वो सब कुछ गिफ्टर था। लेकिन वो हुआ क्या? चलिए बिक गया, तो पैसा कहाँ गया? पूना आश्रम का ज़मीन 2010 में बेचा गया है। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कुछ कहूँगा नहीं। पूना आश्रम का एक टुकड़ा ज़मीन 2010 में बेचा गया, 2012 में दूसरा टुकड़ा बेचने के लिए तैयार था। वो जो बिक गया था ज़मीन, 2012 वाला पे तो स्टे लग गया, अदालत ने स्टे लगा दिया, चलिए ठीक है। लेकिन 2010 में जो बिक गया, वो पैसा कहाँ गया? 2010 में बेचने के बाद अगर 2012 में फिर से बेचने का प्रयास किया जा रहा है, का मतलब ये था कि वो पूरा आश्रम को ही बेचने का इन लोगों का प्लानिंग रहा होगा। 1100 करोड़ उसका कीमत है। अभी नहीं, अभी तो और कितना हो गया होगा। उन दिनों 2010-2012 में उस ज़मीन का कीमत 1100 करोड़ था, अभी मालूम नहीं कितना है। तो ये जो अथाह संपत्ति, ये एक कारण हो सकता है ओशो के हत्या का, कि ये संपत्ति हाथ में आएगा और बंदर बाट करेंगे। एक और वजह है, उतना मजबूत वजह तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जयेश कनाडा में वांटेड है। कई जगह से कई सन्यासी लोगों का कहना है कि वो कनाडा में वांटेड है। तो हो सकता है कि वो अपना फेस सेविंग के लिए एक आड़ के लिए, एक ढाल के रूप में ओशो के जो कम्यून है उसको यूज़ किया, और फिर उसमें सबसे ज़्यादा खतरा उसे खुद ओशो से ही लगने लग गया, क्योंकि बेबाक थे ओशो। तो इस वजह से भी हो सकता है ओशो का हत्या हुआ हो, कि यह आदमी कुछ बोले नहीं हमारे खिलाफ। लेकिन ये उतना कोई मजबूत वजह मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, संपत्ति एक मजबूत वजह है, बहुत ही मजबूत वजह है। और वो संपत्ति जयेश को हाथ लगा, और उस संपत्ति को लेकर के जयेश काफ़ी ज़्यादा संपत्तिशाली भी हो चुका है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में सुनने में आया है कि स्विट्ज़रलैंड में भी अथाह संपत्ति है उसके पास में, बॉम्बे में भी है अथाह संपत्ति, पूना का पूरा आश्रम ही उसका है।
जिसका आमदनी का स्रोत ही पता नहीं कितना है। लेकिन सुनने में आया है कि पूना का जो आश्रम का जो आमदनी है, उससे पूना जैसा ही आश्रम साल में 10 बनाया जा सकता है। यानी पूना का साल भर का जो आश्रम का जो आमदनी है, उससे स्वयं पूना जैसा ही 10 आश्रम खड़ा किया जा सकता है हर साल। ये उसका आमदनी का हिसाब किताब, एक अंदाजन, मोटा मोटी अनुमानन, कोई यकीनन नहीं, अनुमानन ये कहा जा सकता है। दूसरा जो इतना ही एक मजबूत वजह है, संपत्ति जितना ही एक मजबूत वजह है, हुआ क्या कि ओशो जब अमेरिका गए तो उनसे पहले भी और गुरु लोग गए हुए थे। मैं किसी और सद्गुरुओं का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। विवेकानंद थे और स्वामी राम गए हुए थे, वो लोग भी बहुत अच्छे सद्गुरु थे, आदरणीय हैं। लेकिन वो लोग अब जरूरत नहीं समझे, या ऐसे ही, या हिंदुत्व के बारे में, अध्यात्म के बारे में, पूर्वीय दर्शन के बारे में ही बोलना काफ़ी ज़्यादा है बोलने के लिए। इसलिए भी हो सकता है कि वो लोग क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में नहीं बोले, लेकिन ओशो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में बोलना शुरू किए। बीच में एक प्रसंग है ओशो का कि एक बार कुछ गुजरात के नेता लोग आए थे और उनसे निवेदन किए कि ओशो, आप गुजरात चलें और वहाँ पर अपना प्रवचन दें, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे वहाँ पर। प्रवचन के ख़त्म होने के बाद आपको कितना ज़मीन चाहिए गुजरात में, उपलब्ध करवाया जाएगा। ओशो कहे ठीक है। प्रवचन की तैयारियां हुई। इनसे ओशो से एक खास निवेदन किया गया कि देखिए ओशो, जब आप गुजरात जाएंगे तो एक चीज़ पर खाली ख्याल रखिएगा कि कृपया महात्मा गांधी के विरुद्ध में मत बोलिएगा। लेकिन जब ओशो गुजरात पहुंचे प्रवचन देने के लिए, तो उनका प्रवचन का शुरुआत ही महात्मा गांधी का क्रिटिसाइज से हुआ। महात्मा गांधी के विरुद्ध से ही उनका जो बोलना शुरू किए, तो वो शुरुआत ही उनके विरोध से किए। जमीन नहीं मिलना था सो नहीं मिला, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा इस बात से, समझौता नहीं किए वो अपने आप से। जब वो अमेरिका गए तो उन्हें मालूम था क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में बोलने पर दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में बोले, बल्कि पोप का तो धज्जी उड़ा दिए। गर्दा गर्दा जो कहते हैं उड़ा देना, सो उड़ा दिए। वेटिकन हिल गया। वेटिकन जो है वो पूरी तरह से हिल गया। दूसरा वो क्या किए कि पॉलिटिशियंस पर हिट करना शुरू किए। पूरी तरह से पॉलिटिशियंस को लताड़ दिए, घसीट दिए। किसी ने उनसे पूछा कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, रोनाल्ड रेगन, उनके बारे में आपका क्या विचार है? तो ओशो ने कहा कि अ मैड डॉग इन अ व्हाइट हाउस, यानी राष्ट्रपति भवन, जिसे अमेरिका का राष्ट्रपति भवन जिसे व्हाइट हाउस कहते हैं, उसमें एक पागल कुत्ता। अब वेटिकन तो चिढ़ा बैठा था ही, व्हाइट हाउस भी उनसे चिढ़ गया। लोगों ने देखा कि एक भीड़ उनके पीछे उमड़ता चला जा रहा है, वो आकर्षण का केंद्र बिंदु बनते चले जा रहे हैं। फिर पॉलिटिशियंस लोग गए, लॉबिस्ट लोग गए, ओरेगन के जो सिटीजन्स थे उनको भड़काएं ओशो के अगेंस्ट में, उस कल्ट के अगेंस्ट में, जो कि आप वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम का जो निकला था एक। हमें तो शक है कि वाइल्ड वाइल्ड कंट्री स्वयं जयेश ने ही निकलवाया था, उसमें वो कहीं नहीं है जयेश। तो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री
में जो आप लोगों ने देखा होगा, तो वो एक वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा भड़काया गया एक प्रायोजित आयोजना था। अमेरिका में होता क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वहाँ पर वो लोग एक कंपनी हायर करते हैं जो उनका प्रचार प्रसार करेगा, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करेगा। तो वो अक्सर वाइट लोग होते हैं उसमें, है ना। और उन लोगों का टारगेट ये होता है, उसमें दो चीज़ वो लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जीते वाइट, दूसरा वो जीते जो क्रिश्चियंस के नज़दीक हैं, तीसरा वो लोग एक तीसरा फैक्टर भी कि यहूदी के अगेंस्ट में ना हो वो लोग, क्योंकि यहूदी लोग तो फाइनेंसर है वहाँ के, ऑयल रिच। तो उसमें कहीं से चूक हो गया था कहीं बीच में, इसीलिए बराक ओबामा साहब जीत गए थे। बहरहाल उनका काफ़ी विरोध हुआ बाद में, और डोनाल्ड ट्रंप को वही लॉबी जो कि एक मजबूत फैक्टर है वहाँ का, जो क्रिश्चियन धर्म के लिए वहाँ पर काम करता है, तो वो लॉबी वेटिकन से मिलकर के ओशो के अगेंस्ट में, ओशो के विरोध में षड्यंत्र करना शुरू किया। और ये तय किया गया कि इस आदमी को यहाँ से निकालो, और सिर्फ निकालो ही नहीं अमेरिका से, इसे इस दुनिया से ही विदा कर दो। खतरनाक है ये। सोए हुए को जगाने चलने वाला कोई भी सतगुरु, ये जो सांगठनिक धर्म है उसके लिए खतरनाक होते ही हैं। बिल्कुल ही दकियानुसी ऑर्थोडॉक्सियल माइंड के होते हैं ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। मैं किसी व्यक्ति पर मैं आक्षेप नहीं लगाता हूँ, मैं इनके जो मुल्ला, पोप और पादरी हैं उन पर आक्षेप लगा रहा हूँ कि वो लोग लिबरल नहीं होते हैं। स्वीकार्य करना इन लोगों का फितरत में नहीं होता है। बहरहाल तो ये दोनों मिल करके इस बात को तय किया, और इसीलिए ओशो को गिरफ्तार किया गया। ओशो पर जब ओवरस्टे का आरोप लगा, उससे पहले जयेश कहीं नहीं था, वो सन्यासी भी नहीं था, वो ओशो के आसपास भी नहीं था। ओशो पर जब ओवरस्टे का आरोप लगा और पहली बार उनका बयान लेने के लिए उनको बुलाया गया इमिग्रेशन में, अचानक जयेश दिखाई देता है। अचानक जयेश सब कुछ मैनेज करने लगता है, सब कुछ अरेंज करने लगता है। अफरा तफरी का जो माहौल था, एक विप्लव का जो स्थिति था, उसको अचानक जयेश कंट्रोल करने लगता है। स्वाभाविक रूप से जो लीडर्स थे कम्यून के, वो सभी अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर से आरोपित थे। जो लीडर्स नहीं थे वो मुश्किल की स्थिति में थे। उसी वक्त एक शख्स, जयेश नाम का एक शख्स वहाँ आता है और वो सब कुछ कंट्रोल करने लग जाता है। उसे भी हथकड़ी पहनाई जाती है और उसका गुर्गा अमृतो, दोनों को एक ही हथकड़ी में देखा जा सकता है। उसे भी जेल होती है। जेल से निकलते हैं, उसे रजनीशपुरम जो बुलडोजर से ढाह दिया गया था उसको बेचने का जिम्मा दिया जाता है। $18 मिलियन जयेश के पॉकेट में अनायास ही आ जाता है। लेकिन ये है कैसे? तो फिर ये मेरा एक अनुमान है कि जयेश को वेटिकन और CIA, रेगन एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंतर्गत CIA आता है, वो और वेटिकन, ये दोनों मिल करके संयुक्त रूप से जयेश को हायर करता है। क्योंकि जयेश एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, कनाडा में वांटेड है। ये कोई बहुत ही संपन्न परिवार का नहीं था, लेकिन फिर भी कनाडा का एक मध्यम वर्ग का परिवार तो थोड़ा सा संपन्नता ही होता है। बावजूद ये एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी था और ये वांटेड था कनाडा में। इसे हायर किया जाता है। ये इस तरह से उसका कम्यून में प्रवेश वो करता है। जब ओशो पर आरोप लगता है, वो ओशो के साथ साथ छूटता है, ज़मीन बेचता है और ओशो के पीछे चिपक जाता है।
अब ओशो जब जेल में थे तो इन्हें थेलियम नाम का एक रसायन का इंजेक्शन दिया गया था। उस रसायन का काम यह था कि वो हड्डी को गलाता था, कमज़ोर करता था। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि उतने कम उम्र में भी ओशो काफ़ी वृद्ध नज़र आते थे। तो जब थेलियम दिया ही गया था उन्हें, थेलियम का इंजेक्शन, तो जयेश को क्या क्या ज़रूरत था? तो जयेश का ज़रूरत इसलिए था कि एक बैकअप प्रोग्राम के तहत, कि अगर कथन कथाचित थेलियम का असर लेट हो रहा है, अगर कथन कथाचित थेलियम का असर फेल हो जाता है, तो बैकअप प्रोग्राम के लिए जयेश को रखा गया था, डिप्लॉय किया गया था, वहाँ पर प्रायोजित किया गया था। ठीक है। अब दूसरा एक जिम्मेवारी जयेश को था कि ये हत्या तो सिर्फ करना ही नहीं है, इसके साथ साथ ये जो मूवमेंट है ओशो का, उसको भी सैबोटाइज कर देना है, उसे भी बोनसाई स्थिति में ला देना है। बोनसाई का मतलब हुआ, ये एक जापानी प्रविधि होता है। मान लीजिए एक बरगद का पेड़ है, उसको वो लोग करेंगे क्या कि एक छोटा सा गमला में लगा देंगे, गमले के नीचे पोरस होता है, छेद होता है, वो जड़ें जो बाहर उस छेद से निकलती है तो उसे वो लोग काट देते हैं। उससे होता क्या है कि पेड़ बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही मैच्योर्ड दिखाई देगा। ये एक जापानी प्रविधि है। तो ओशो का मूवमेंट को भी बोनजाई स्टेट में रखा जाए, ना ही बढ़ने दिया जाए और ना ही ख़त्म कर दिया जाए, बीच बीच में वो इंडिया के किसी कोने में सिमट के रह जाए। जैसे अभी देखिए तो जैन समुदाय का हाँ ठीक है, काफ़ी महावीर का है, वो बुद्ध के समकक्षी थे, एनलाइटेंड थे, सतगुरु हैं, और लेकिन जैन समुदाय देखिए एक बोनसाई के स्टेट में है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा संख्या नहीं है, हालांकि संख्या कोई मायने नहीं रखता है अध्यात्म में, बावजूद ये उन लोगों का दूसरा टास्क दिया गया था जयेश को। तो ये जो दो वजह मैंने बताया है, ये वजह है ओशो के हत्या का। पहला वजह, जो अथाह आकूत संपत्ति ओशो का है, वो संपत्ति जयेश को चाहिए, इसलिए। और उसमें सबसे बड़ा, हालांकि सारा कुछ कंट्रोल उसी के हाथ में था, वो सारा संपत्ति था ही उसके हाथ में, लेकिन जब तक ओशो थे तब तक स्वच्छंदचारिता संभव नहीं था उस संपत्ति के साथ में, जैसे अभी वो कर रहा है। OIF के नाम पर 10-12 कंपनियां न्यूयॉर्क में चला रहा है वो। क्या वो सारा संपत्ति जयेश का है? वो सारा संपत्ति तो पूना आश्रम का है, जो सारे सन्यासियों का है। उस संपत्ति से तो नए नए आश्रम खुलने चाहिए। बावजूद इसके फ्रांस का जो आश्रम था, जो काफ़ी विकसित आश्रम था, जिसके पास में अपना एयरपोर्ट था, जिसके पास में अपना एयरलाइंस था, उसे बंद कर दिया जयेश ने। बेचना चाहा, बिक नहीं सका, बेच नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन उसको बंद करवा दिया। वही बोनसाई स्टेट में ओशो के मूवमेंट को लाने के लिए कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का तलवार से वो काट देना चाहा। दूसरा, आप देखिए कि जितना भी रोल्स रॉयस कार है, जो डायमंड्स थे, जो जेट प्लेन थे ओशो के, वो सारा सब बेच दिया जयेश ने। जो किताब छापे जाते थे, उसके जो पैसे आते थे, वो लाखों में आते हैं, डॉलर्स, भारतीय रुपया, नेपाली रुपया नहीं, डॉलर्स में आते हैं। वो क्या होता है? सब जयेश के पॉकेट में जाता है, जिसे कि वो अपने गुरुओं और उसके चमचों को वो बांट देता है, और बाकी थेरेपी का पैसा आता है। आश्रम में प्रवेश शुल्क ही काफ़ी महंगा है,
वहाँ रहना खाना काफ़ी महंगा है, वो सारा कुछ आमदनी जो है वो होता क्या है, जाता कहाँ है? सभी जयेश के पॉकेट में जाता है और हम और आप चुपचाप मूक दर्शक बने बैठे देखते रहते हैं। तो ये जो अथाह संपत्ति है उसको हथियाने के लिए जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचों ने मिल करके ओशो को मारने का षड्यंत्र किया और अंततोगत्वा उनका हत्या किया। दूसरा कारण कि जयेश परिचालित भी हो सकता है CIA और वेटिकन की ओर से, और उन्हीं के इशारे पर जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचों ने ओशो का हत्या किया, क्योंकि वेटिकन और CIA संयुक्त रूप से जयेश का मालिक था। अब मालिक का हुक्म तो मानना पड़ेगा, वरना कनाडा वाला केस खुल जाता, वरना जयेश तो अंदर जाता। ये जो लम्फा और ऐशो आराम की ज़िंदगी है वो हराम हो जाती। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक्टस सीरिया के बारे में बताया कि हुआ कैसे ये। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से मेंस सीरिया के बारे में बताया कि कारण क्या था, मनसाय क्या था हत्या का, क्या वजह थी उसकी। या वो संपत्ति के लिए हो, या क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए हो, या अमेरिकन पॉलिटिशियंस को अपना चेहरा ढकने के लिए, बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए हो। यूज्ड जयेश हुआ, लेकिन हम लोगों ने क्या खोया? हम लोगों ने अपने प्यारे सतगुरु को खोया। किसने क्या पाया? जयेश ने संपत्ति पाया, विलासिता पाया, ऐशो आराम पाया। हम लोग तो क्या वेटिकन फायदे में है? नहीं। तो क्या अमेरिकन पॉलिटिशियंस फायदे में है? नहीं। जरा सोचिए, अगर उन्हें थेलियम का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, अगर उन्हें जयेश और उसके गुर्गे और उसके चमचे मिलकर के ओशो का हत्या नहीं किए होते, तो आज ओशो लगभग 90, 91, 92 के उम्र के आसपास होते। शिवपुरी बाबा 138 वर्ष के उम्र में शरीर को छोड़े। ओशो तो अभी होते, बोल रहे होते, हम लोग सुन रहे होते, लोटपोट हो रहे होते उनके पाँव में, भिगो भिगो कर उनका आंसू से उनके पाँव को धोते, नाच रहे होते हम लोग मस्त होकर के उनके प्रवचन के बाद। बहुत पाप कर्म हुआ, ये बहुत पाप कर्म हुआ, और उससे भी ज्यादा पाप कर्म हो रहा है कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। उससे भी बड़ा पाप ये हो रहा है कि हम लोग उस शख्स को अभी भी सम्मानित मान रहे हैं। अगर अभी भी हम लोगों में, हम जो सन्यासी लोग हैं ओशो के, उनमें गैरत बाकी है, तो निकाल बाहर करें उन सबको, आताताइयों को पूना के आश्रम से, क्योंकि वो आश्रम हम आप सभी का है, किसी एक शख्स का ही सिर्फ नहीं है। हम इस अभियान में आगे बढ़ चुके हैं। बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण वो नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हिंदुस्तान से नेतृत्व लेने के लिए तैयार है तो आए सामने, नेतृत्व लें। हम सारे सन्यासी आपके साथ हैं, आगे बढ़ें और पूना के आश्रम जो हम सभी सन्यासियों का है, फिर से उसे अपना बनाएं। इतना कहते हुए मैं फिर आज आप लोगों से विदा लेता हूं। जय ओशो, जय अरुण स्वामी जी, जो जस।